दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न, उसकी थियरीज जो है उसके बारे में पूरे जीके की चर्चा करेंगे, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे, जहां से यूपी पीसीएस 2023 में संभावित क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम एक एक करके उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मैप में देखते हैं उत्तर प्रदेश को। ठीक, ये है हमारा उत्तर प्रदेश। एक बार छोटा करते हैं, हम पूरा दिखाई दे आपको उत्तर प्रदेश। ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले है उत्तर में हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ राज्य है। सबसे उत्तर में बात करें तो उत्तर में है सहारनपुर जिला सबसे उत्तर में। सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो शामली जिला है, जो सहारनपुर से ही सटा है, लेकिन सबसे पश्चिम में शामली है। ठीक, फिर सबसे पूर्व में बलिया है और सबसे दक्षिण में हमारा सोनभद्र है। ये तो बात है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो सीमा साझा करने वाले जो जिले हैं हमारे कौन कौन से हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश एक प्रदेश है तो उसकी राजधानी है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश में एक जनसंख्या निवास करती है, जो जनसंख्या है 19,98,12,342। तो आप 1998 याद करिए, केवल 12,341 आप नहीं याद करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। आप 1998 याद करें कि आपकी मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है 1998, और इस चीज़ को आप याद रखें। दूसरा बात करते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,000, यानी 240,928 से आप याद रखें। 240,928 एक और डेटा है, वो आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, कुल 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। कुल मंडलों में इसके बांटे गए हैं, 18 मंडल में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। 75 जिले हैं जो आपको ये मैप में दिख रहे हैं। 75 जिले अलग अलग जिले हैं। ठीक, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश जो सीमा साझा करता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश किन किन देशों से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश किन राज्यों से सीमा साझा करता है। साथ ही साथ कई बार पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 3 तरफ किसी राज्य से घिरा है, जैसे ललितपुर है, ललितपुर 3 तरफ मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक, राजस्थान से 2 जिले हैं जो हमारे मथुरा और आगरा हैं, जो सीमा साझा करते हैं राजस्थान से। हरियाणा से हमारे जो जिले हैं मथुरा है, अलीगढ़ है और गौतम बुद्ध नगर है, जो हरियाणा से सीमा साझा करता है। यानी 3 जिले हैं जो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं यहाँ। इसके अलावा और जिले जो एनसीआर के बाद हैं, जैसे बागपत है, शामली है, सहारनपुर है। तो कुल मिला के जो 6 जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं हरियाणा से। 6 जिले सीमा साझा करते हैं, और गाजियाबाद जो है हमारा एनसीआर, दिल्ली एनसीआर यानी दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, उससे सीमा साझा करता है। तो ये तो थी बातें कि ये 75 जिले कौन कौन से हैं और इनका जो वो है। लखनऊ आप लोकेशन पे देखिए, लखनऊ चूंकि राजधानी है इसकी, तो लखनऊ के बारे में पूछा जाता है कि लखनऊ उसकी जो राजधानी है वो किन किन जिलों से सीमा साझा करता है। लखनऊ से ही काटकर बाराबंकी बनाया गया था, तो सबसे पहले बाराबंकी इससे सीमा साझा करेगा। फिर रायबरेली है जो इससे सीमा साझा करता है लखनऊ से। उसके अलावा उन्नाव है, और फिर है हरदोई, साथ ही साथ सीतापुर है जो सीमा साझा करता है। तो इस तरह से लखनऊ से कुल 5 जिले सीमा साझा करते हैं। लखनऊ जिले से 5 जिले जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। ये तो बात थी मैप पे जो हमने देखा। अब हम बात करेंगे आगे कुछ जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या पूछी जाती है, विधानसभा सीटों की कुल चीज़ें पूछी जाती है। तो कुल विधानसभा सीटें 404 हैं, इसमें से निर्वाचित हैं 403 निर्वाचित हैं, जिस पे इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, और उसमें से एक सीट जो है राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो इस तरह से कुल 404 सीटें हैं उत्तर प्रदेश
प्रदेश में विधानसभा की। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की बात करें तो 80 लोकसभा सीटें हैं, जो पूरे भारत में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य भी कहा जाता है। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, जिसमें कुल 100 सीटें हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की, तो उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जो है यहाँ प्रयाग है, जिसमें कुल 12 जिले शामिल हैं। जो 12 सीटें हैं वो शामिल हैं प्रयागराज जिले में। ठीक है, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या की बात करें तो 86 आरक्षित सीट हैं। कुल राज्यसभा जो राज्य विधानसभा हमारी है, जो यानी विधानसभा जो है 404 सीटों में से 86 सीट एससी और एसटी के लिए है, जिसमें से 84 सीट एससी के लिए और 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। यानी इस पर केवल वही चुनाव लड़ेंगे जो एससी होंगे या एसटी होंगे। एसटी के लिए 2 सीटें और 84 सीट एससी के लिए रिजर्व की गई है, तो आप इस चीज़ को याद रखें। अब हम बात करेंगे सबसे कम विधानसभा वाले सीट वाले जिला जो है वह है श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है। तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है, जहां पर 2-2 सीटें हैं। ऑप्शन में कई बार 4 ऑप्शंस में 2 चीज़ देता है और कई बार पूछता है कौन सा नहीं है जिसमें सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। तो ये 3 ऑप्शन देगा, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट दे देगा, या 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दे देगा कि जिसमें कम सीटें हैं और 3 को अलग दे देगा। तो आप इस चीज़ को बस याद रखें, सुनिश्चित करें इस चीज़ को कि कौन सी सीटें हैं। जैसे श्रावस्ती आप है, महोबा है और चित्रकूट है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हम जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी हैं, लेकिन सबसे पहले प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाता है तो प्रथम मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे, और इन्हीं के नाम पे गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बनाया गया है, जिस पर रेहंद बांध है, जो जहाँ हमारे रेहंद नदी पर रेहंद बांध बनाया गया है, वहाँ एक जलाशय बनाया गया है जो है उसका नाम भी गोविंद वल्लभ पंत है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री, जैसे चौधरी नारायण सिंह हैं। उत्तर प्रदेश व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाता है तो सुचेता कृपलानी है। ये देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और राज्य की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री में से एक हैं, जो सुचेता कृपलानी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ, तो आप इसे याद रखें। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन भी, जो देश या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू। तो देश की प्रथम राज्यपाल महिला पूछा जाता है तो सरोजनी नायडू, या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाता तो भी सरोजनी नायडू हैं, इसे आप याद रखें। साथ ही साथ स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन हुए? स्वतंत्रता के बाद राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन दास जी हुए हैं, और राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन दास के नाम पर ही उत्तर प्रदेश में एक राजर्षि मुक्त विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद में है वो खोला गया है। आप इसे याद रखें डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? तो श्री चंद्रपाल जी थे। उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम न्यायाधीश उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे वो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मॉर्गन थे, यहाँ के प्रथम न्यायाधीश। अब हम बात करेंगे, हमारा चूंकि ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ और चर्चा में है, सीतापुर। सीतापुर क्यों फेमस है उसके लिए कई सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे सीतापुर। तो सीतापुर की जो जनसंख्या है उसकी कुल जनसंख्या की बात करें तो 44,83,992 यहाँ की जनसंख्या है। क्षेत्रफल की बात करें तो 5,743 यहाँ का क्षेत्रफल है। कुल लिंगानुपात की बात करें सीतापुर की तो 888 लिंगानुपात है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सीतापुर में 781 प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व है। कुल साक्षरता की बात करें, लिटरेसी की बात करें तो 61.12% यहाँ की लिटरेसी है। अब हम बात करेंगे सीतापुर से। सीतापुर कौन कौन से, देखिए सीतापुर में एक शारदा नदी जो है इसके बीच अंदर से जाती है, और साथ ही साथ घाघरा नदी भी इसकी सीमा बनाती है, जो बहराइच
और लखीमपुर खीरी से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब एक तो बहराइच सीमा साझा करता है लखीमपुर वो सीतापुर से, दूसरा लखीमपुर खीरी से, और फिर हरदोई और लखनऊ, साथ ही साथ बाराबंकी, ये 5 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं सीतापुर से। सीतापुर में क्या है, पत्थर का शिवाला यहाँ फेमस है, महमूदाबाद का किला फेमस है, साथ ही साथ ब्यास गद्दी, हनुमानगढ़ी, नैमिषारण्य तीर्थ स्थल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फेमस है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल है एक। ठीक, साथ ही साथ मिश्रिक तीर्थ स्थल यहाँ पर स्थित है। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सीतापुर से जुड़ा हुआ। सीतापुर अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हालांकि इसके नाम से कोई आधिकारिक विवरण, लेकिन परंपरा के रूप में सीतापुर को भगवान श्री राम की पत्नी सीता से संबंधित स्थल के रूप में संदर्भित किया गया है। जैसे भगवान श्री राम की पत्नी का नाम सीता था तो उनके नाम से सीतापुर पड़ गया ये। ठीक है, सीता जी तीर्थ यात्रा के दौरान इस स्थान पर भगवान राम के साथ रही थी। इसके बाद राजा विक्रमादित्य इस शहर की स्थापना की और इस जगह का नाम सीतापुर रख दिए थे। इसका इतिहास है ये। ठीक है, पौराणिक रूप में यह जाना जाता है पांडव नैमिषारण्य निमिष यानी गोमती नदी के बाएं किनारे पर स्थित एक तीर्थ, जहां महर्षि वेदव्यास ने पुराणों का निर्माण किया था। ठीक, महर्षि वेदव्यास जिन्होंने पुराणों का निर्माण किया वो यहाँ आए थे, तो इससे वो स्थल फेमस माना जाता है। सीतापुर जिला हमेशा राजनीतिक रूप से जागृत रहा। 1857 से पहले स्वतंत्रता संग्राम में इस जिले की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो ये इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, आप इसे याद रखें। साथ ही साथ बात करें, गांधी जी 1925 में सीतापुर आए थे और लाल बाग में अपनी संबोधन के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों के सहयोग की भी अपील किया था। सीतापुर जिला जो है वर्तमान में लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत आता है। जो लखनऊ मंडल है हमारा, उसके अंतर्गत सीतापुर जिला आता है, आप इसे याद रखें। सीतापुर में 7 तहसीलें हैं। सीतापुर, मिश्रिक, महोली, महमूदाबाद, बिस्वा, सिधौली और लाहौरपुर यहाँ का जो है तहसील है। कुल 7 तहसीलें हैं। इस जिले में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियों में से जैसे गोमती है, चौका है, घाघरा है, शारदा है, सरायन है, पिराई है, गोंड है, गोड़िया है, केवानी है, गाडिया है और इखारिया यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। घाघरा नदी पूर्व में जिला बहराइच से सीमा साझा अलग करता है। हमने पहले आपको मैप में दिखाया उस चीज को। सीतापुर जिले में कुल 29 पुलिस स्टेशन है। विकास खंडों की बात करें तो 19 विकास खंड है यहाँ पर। ठीक, सीतापुर जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, आप इसे याद रखें। इसके अलावा नैमिषारण्य, चक्रतीर्थ, ललिता देवी मंदिर, ब्यास गद्दी और हनुमानगढ़ी ये बहुत फेमस जो है कुछ पवित्र स्थल हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से, चूंकि ये महत्वपूर्ण है जो वीडियोस उत्तर प्रदेश के लिए, तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में, यहाँ के राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक बारे में देखेंगे। सन 1950 से पहले उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है, आप इसे याद रखें। कई बार इसके प्राचीन नामों को पूछता है, तो प्राचीन पहले इसका नाम उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत के नाम से था। देश में नए संविधान लागू होने के साथ 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में जानते हैं और इसे आप याद रखें। ठीक, को संयुक्त प्रांत के नाम से बदलकर इसका नाम उत्तर प्रदेश रख गया और इस प्रकार यह भारतीय संघ का एक नया राज्य बन गया। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। राज्य व्यवस्था के सुदृढ़ और संचालन हेतु राज्य में प्रशासन 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। जिस तरह से केंद्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश भी एक प्रदेश है, तो यहाँ भी वो सारी प्रक्रियाएं हैं। आप विधायिका या विधानमंडल की बात करेंगे, संविधान के अनुच्छेद 168 में, याद रखें, संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल या विधायिका की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश विधानमंडल में राज्यपाल या 2 सदनात्मक व्यवस्था होती है। जैसे विधानमंडल में राज्यपाल तथा 2 सदन विधान परिषद एवं विधानसभा, जिसे विधान परिषद को हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं, जैसे लोकसभा को हम निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन जानते हैं, वैसे
जो है राज्यों में विधान परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन जानते हैं। इसका रीज़न ये है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि विधान परिषदें जो होती हैं वो अस्थायी होती हैं। इसकी जो 2/3 सदस्य है, प्रत्येक जो दूसरे वर्ष है वो जो है रिटायर होते रहते हैं, लेकिन विधान सभा का चुनाव एक ही साथ होता है, जो मुख्यमंत्री का चुनाव जिसे हम कह सकते हैं होता है, और पूरे मंत्रिपरिषद एक ही साथ भंग हो जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश विधायिका जो है राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश विधायिका के अंतर्गत राज्यपाल, विधान परिषद जिसे उच्च सदन और विधानसभा इसके निम्न सदन, तो तीनों से मिलकर विधायिका का निर्माण हुआ है। अब हम बात करेंगे विधान परिषद की। सबसे पहले इसमें विधान परिषद जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। 5 जनवरी 1857 को संयुक्त प्रांत की प्रथम विधान परिषद का स्वरूप सरकारी विज्ञप्ति के समान रूप आया और 8 जनवरी 1857 को थार्नहिल मेमोरियल हॉल जो है, थार्नहिल मेमोरियल हॉल इलाहाबाद में है, उसमें विधान परिषद की प्रथम बैठक हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विधान परिषद की प्रथम बैठक, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई? तो हुई 8 जनवरी 1857 को हुई थी, 1887 को हुई थी, और वो हुई थी थार्नहिल मेमोरियल हॉल में हुई थी, जो इलाहाबाद में है। प्रथम बार संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय विधानमंडल का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया गया था। 1937 में के अंतर्गत वर्ष 1937 में हुआ, लेकिन ये एक्ट था 1935 का एक्ट था, लेकिन इसका गठन जो हुआ 1937 में हुआ। इस प्रकार विधान परिषद विधानमंडल का द्वितीय सदन माना जाता है। ठीक है, 1935 के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक विधान परिषद एक अस्थायी इकाई होगी जो कि भंग नहीं होगी, किंतु प्रत्येक तीसरे वर्ष इसके एक तिहाई सदस्य, प्रत्येक तीसरे वर्ष इसके एक तिहाई सदस्य यानी 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, पूर्व में विधान परिषद का गठन सांप्रदायिक व अन्य प्रकार के हितों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बात कही गई, परंतु 1950 में जब संविधान के अंतर्गत विधान परिषद का गठन हुआ तो इसका गुण या व्यवस्था राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाने लगा। अब हम बात करेंगे संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा प्रावधान किया गया कि विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा का 1/3 होगी। यानी जो विधानसभा है, जैसे विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 404 सीटें, हमने बताया कि 404 सीटें हैं, तो इसका जो है 1/3 जो है सदस्य जो होंगे वो विधान परिषद के सदस्य, यानी उतनी सीटें विधान परिषद के लिए नामित की जाएंगी। तो यहाँ पर विधान परिषद की कुल सीटें हमने बताया था कि आपको जो है 100 सीटें हैं। अब हम बात करेंगे इस संशोधन के अनुसार 1958 में विधान परिषद की सदस्य संख्या 108 कर दी गई। तब ये विधान परिषद की सदस्य संख्या 108 ही रही, लेकिन 8 नवंबर 2000 जब उत्तराखंड अस्तित्व में आया तो इसके बाद 8 सदस्यों को उत्तराखंड चले जाने के कारण इसमें संख्या घटकर वर्तमान में 100 संख्या है। ठीक है, वर्तमान में इसकी संख्या 100 है, आप याद रखें। वर्तमान में इसमें विधान सभा के निर्वाचित क्षेत्र 38, संसद या स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र 36, शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 8 तथा 10 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। यानी जो विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्र हैं उनसे तो 38 होंगे, जो स्थानीय निकाय से उससे 36 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। साथ ही साथ जो शिक्षक हैं या स्नातक किए हुए उनमें से 8 सदस्यों का चुनाव होगा और 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। आप इसे याद रखें। अब हम बात करेंगे साथ ही विधान परिषद पर एक नज़र अगर हम देखें तो संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति करने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या कुल 100 है। आप याद रखें, सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, यानी विधान परिषद के जो सदस्य चुने जाते हैं वो एक बार जब चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए कार्य होता है उनका। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष
क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति हो जाती है प्रत्येक दूसरे वर्ष। इस सदस्यों की कुल नियुक्ति निम्न प्रावधान है, क्या है इसमें देखते हैं सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है। तो कुल सदस्यों का 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य के अस्थायी संस्थाओं जैसे नगर पालिका, नगर निगम, जिला बोर्ड आदि संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। जैसे पहले हमने आंकड़ा बताया था कि 138 जो हैं वो निर्वाचित होंगे सीधे, 36 जो है नगर निकाय से चुने जाएंगे। साथ ही साथ 1/12 सदस्य पंजीकृत स्नातक द्वारा चुने जाएंगे जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि ले चुके हों। साथ ही साथ सदस्यों का 1/12 यानी 1/12 भाग शिक्षकों या प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाएगा जो कम से कम 3 वर्ष पढ़ाने का उनको अनुभव हो। सदस्यों का 1/6 जो कुल सदस्य हैं उसके 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता से होंगे। ये आप 5 चीज़ें याद रखें क्योंकि ये पूछा जाता है कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाले सदस्य कौन कौन से सेक्टर से आते हैं। तो उसमें कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया या समाज सेवा हो गया या सहकारिता से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको राज्यपाल मनोनीत करता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यता हेतु निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वही व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जो इन्हीं योग्यताओं को पूरा करता हो। जैसे पहले तो वो उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी हो, ठीक, राज्यपाल द्वारा नामित के संदर्भ में हो। इस तरह से विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा में निर्वाचक होने की अर्हता रखता हो। वही व्यक्ति विधान परिषद में निर्वाचित होगा जो विधानसभा की निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो। उसकी आयु 30 वर्ष पूरी कर चुका हो, यानी 30 वर्ष से कम उसकी आयु नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। वर्तमान में विधान परिषद के सभापति यानी कुंवर मानवेंद्र सिंह है, आप इसे याद रखें। विधान परिषद के सभापति जो हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह है, जबकि पहले सभापति पूछा जाता है तो डॉक्टर सर सीताराम थे जो उत्तर प्रदेश के पहले विधान परिषद के सभापति थे, वो थे सर सीताराम, और वर्तमान में है कुंवर मानवेंद्र सिंह। अब हम बात करेंगे विधानसभा की, जो हमारा निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन उत्तर प्रदेश के वैकल्पिक विधान मंडल का प्रथम सत्र नए संविधान के अंतर्गत 2 फरवरी 1950 को आरंभ हुआ। देवनागरी लिपि और हिंदी को विधानसभा की अधिकृत भाषा के रूप में नामित किया गया। ठीक, स्वतंत्रता उपरांत पुरुषोत्तम दास टंडन इसके प्रथम अध्यक्ष थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे स्वतंत्रता के बाद वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन, जबकि नफीसुल हसन उपाध्यक्ष थे। हालांकि अब्दुल हकीम स्वतंत्रता से पूर्व इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन जो किया गया 8 मार्च 1952, ये आप डाटा याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1967 तक एक एंग्लो भारतीय सदस्य को सम्मिलित करते हुए विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 431 थी। वर्ष 1967 के पश्चात विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 426 हो गई। लेकिन वर्तमान में अब हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चूंकि अलग हुआ, ठीक, 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जब बन गया उत्तराखंड, तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। उत्तराखंड के पश्चात इसकी सदस्य संख्या 404 हो गई, जिसमें 403 निर्वाचित होंगे और 1 मनोनीत होगा। हालांकि 25 जनवरी 2000 को लागू संविधान के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के पश्चात एक एंग्लो सदस्य को नामित करने का प्रावधान यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में अब बात करेंगे इसकी जो कुल सीटें हैं, तो 403 सीटें हैं जिस पर केवल चुनाव होगा, और जो निर्वाचित जो मनोनीत सदस्य थे अब उसकी आवश्यकता खत्म कर दी गई है। ठीक, विधानसभा का कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होता है यदि इसके पूर्व विघटित ना हो तो। उसे पूर्व भी यदि ऐसी स्थिति आती है
तो विघटित हो सकता है विधानसभा। प्रथम विधानसभा के गठन से लेकर अब तक कुल 18 बार हो चुका है, यानी 18वीं विधानसभा का गठन हो चुका है। 18 बार विधानसभा का गठन हुआ है। वर्तमान में 18वीं विधानसभा का गठन जो हुआ था लास्ट में हुआ था 11 मार्च 2022 को हुआ था। गठन के उपरांत हुए प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदस्यों को संबोधित करते हैं। आप याद रखें, दोनों सदस्य जो होते हैं विधान परिषद और विधानमंडल के दोनों सदस्यों को संबोधित करते हैं। तदुपरांत आवश्यकता अनुसार राज्यपाल पुनः विधानमंडल को आहूत करता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन सदस्य स्वयं में करते हैं। ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार 170 के अनुसार विधानसभा में कम से कम 60 तथा अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। कुछ राज्य इसके अपवाद में हैं, जैसे सिक्किम हो गया, आपकी मिजोरम हो गए, तो ये कुछ राज्य हैं, नागालैंड है, तो उसके अपवाद के रूप में हैं जहाँ पर 60 सदस्य संख्या नहीं है। विधानसभा की सदस्यता हेतु कुछ शर्तें भी हैं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो, पागल या दिवालिया ना घोषित किया गया हो, उस संबंध में राज्य के निर्वाचित क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए जहां से वो चुनाव लड़ रहा है। अब हम बात करेंगे विधानसभा सचिवालय। अध्यक्ष के अच्छीगण या नियंत्रण अधीन विधानसभा सचिवालय एक पृथक सचिवालय है। इस सचिवालय में उपाध्यक्ष दूसरा उच्चतम पदाधिकारी होता है, यानी जो सचिव हमारा होता है वो सबसे उच्च पदाधिकारियों में से दूसरा सबसे उच्च पदाधिकारियों में से एक होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तें की नियमावली संख्या 1974 के द्वारा नियंत्रित होती है। अध्यक्ष के रूप में नियंत्रण या विधानसभा में प्रमुख सचिव या सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। सचिवालय के कार्य के रूप में ये 3 विशेष सचिव, एक विशेष सचिव, लेखा, 6 संयुक्त सचिव, 8 उप सचिव, 1 उप सचिव और 1 मुख्य लेखा अधिकारी, 12 अनुसूचित सचिव जो होते हैं कार्यरत होते हैं। ठीक। सचिवालय में ये इतने सचिव होते हैं। विधानसभा सचिवालय में विभिन्न अनुभागों का कार्य अनुसूचित पर्यवेक्षण में होता है। अब हम बात करेंगे विधानसभा सचिवालय के अनुभाग निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं उसकी ये चर्चा हम विधायी शाखा, समिति शाखा, प्रशासकीय शाखा, पुस्तकालय, शोध व संदर्भ शाखा, कार्यवाही, प्रतिवेदन, संपादक, निजी या सचिव, अपार निजी सचिव जो होते हैं, अपर निजी सचिव, प्रोटोकॉल, विधानसभा संरक्षक द्वारा संरक्षक अस्थायी शाखा, ये सारी चीजें होती हैं। आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। पेपर के दृष्टिकोण से वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दे रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा जा रहा है। ठीक है। एक मार्शल, डिप्टी मार्शल, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। समितियां कौन कौन सी हैं ये जानना जरूरी है। हमारे विधानमंडलों में बहुआयामी कार्य एवं सरकार के कार्यकलापों की जटिलताओं की दृष्टि को रखते हुए राज्य विधानमंडल के लिए यह संभव नहीं है कि सदन के अंदर विधान व अन्य महत्वपूर्ण कार्य का सूक्ष्म परीक्षण कर सके। इसलिए राज्य की संचित निधि से धनराशि आहरित किए जाने पर अपनी स्वीकृति के अंतर्गत किए गए व्यय का प्रभावी नियंत्रण भी आवश्यक होता है। अतः संविधान के अनुच्छेद 174(2) के अधीन विधानमंडल के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्यपालिका के कृत्यों का प्रभावी नियंत्रण करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 208 के अंतर्गत बनाई गई उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के विधायी, विभिन्न अस्थायी प्रकृति और वित्तीय गैर वित्तीय समितियों का भी गठन किया गया है। तो आप इसे याद रखें।
इसमें कौन कौन सी समितियां हैं, जैसे वित्तीय समितियों में लोक लेखा समिति है, सार्वजनिक उपक्रम एवं नगर निगम संयुक्त समिति है, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की जांच संबंधी समिति है, प्रकालन समिति मुख्य है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार जैसे तदर्थ समितियां भी बनाई गई हैं। तो ये समितियां जो लोक लेखा समिति है, हमारी संयुक्त समिति है, तदर्थ समिति है, जैसे राज्य में है ठीक उसी तरह से केंद्र में भी है। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ के कार्यपालिका की। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 के बीच, ये आप याद रखें, अनुच्छेद 153 से 167 के बीच राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, साथ ही साथ राज्य के महाधिवक्ता से मिलकर बनती है। तो यदि पूछे राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन से लोग आते हैं, तो उसमें 4 लोग आते हैं। एक तो राज्यपाल आएगा, दूसरा मुख्यमंत्री होगा, उसके साथ मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं जो राज्य की कार्यपालिका है। जैसे उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की राज्य कार्यपालिका में जो है ये लोग आते हैं। राज्यपाल, सबसे पहले चर्चा करेंगे राज्यपाल क्या होता है। तो प्रदेश का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, प्रथम व्यक्ति होता है प्रदेश का, वो होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल का प्रमुख कार्यकारी होता है जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। यानी केंद्र सरकार द्वारा जो आयोजित योजनाएं हैं, या हम कहें तो प्रदेश की समस्याएं जो केंद्र तक पहुंचानी है, वो एक मीडियम का काम करता है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही राष्ट्रपति जो है राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, किंतु राज्यपाल का कार्यकाल एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। यानी राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता, लेकिन हम आपको बता दें राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में क्या राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो जी नहीं, बिल्कुल केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता। लेकिन जो रिकमेंड करता है, जो आदेशित करता है, वो प्रधानमंत्री द्वारा ही आदेशित किया, जो केंद्र सरकार है जिसे हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं, या उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा ही ये पूरे संपूर्ण लोगों के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के रूप में उस राज्य में नामित करता है। ठीक, सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, पर इससे पूर्व भी चाहे तो उसे पद से हटाया जा सकता है, या स्वतः ही वो इस्तीफा देकर उस पद से पदमुक्त हो सकता है। किंतु वास्तव में राष्ट्रपति यानी केंद्र के अधीन, चूंकि केंद्र के द्वारा ही रिकमेंड होता है, ठीक है, तो केंद्र अगर उसमें इन्वॉल्वेंस करती है तो राष्ट्रपति उसे पद से पदमुक्त कर देता है। और ये पूछा जाता है कि जो राज्यपाल है क्या वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से ही राज्यपाल पद धारण करता है, क्योंकि इसके द्वारा ही उसकी नियुक्ति होती है किसी राज्य में। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप कभी भी दे सकता है। पूछा जाता है वो अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, तो वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ही उसे नियुक्ति दी जाती है। यदि किसी राज्यपाल का अकस्मात निधन हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल का कार्यभार अस्थायी तौर पर सौंप दिया जाता है। मान लीजिए कार्यकाल के दौरान किसी राज्य के राज्यपाल का जो है डेथ हो जाती है, आकस्मिक निधन हो जाता है, तो उस समय उस सिचुएशन में उसके गरिमा को बनाए रखने के लिए जो वहाँ का मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी जो हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो मुख्य न्यायाधीश है, जैसे अभी इलाहाबाद हमारा मुख्य हाई कोर्ट इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उस पद को ग्रहण कर लेंगे, कार्यभार ग्रहण करेंगे, और वो भी अस्थायी तौर से ग्रहण करेंगे। जैसे ही किसी नए राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगी, तो वो फिर जो है फिर पद पर नहीं रहेंगे। अब हम बात करेंगे राज्यपाल के पद के लिए कौन कौन सी अहर्ताएं होती चाहिए और कौन कौन सी शर्तें हैं। जैसे कि संविधान के ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के व्यक्ति की 2 अहर्ताएं बताई है। ये इसकी नियुक्ति और अहर्ताओं का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 157 में किया गया है। ठीक, पहला तो वो है भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो। ठीक, साथ ही साथ क्या है,
उसे संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य के रूप में वो नामित नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 158(1) के तहत कहा गया है। वह केंद्र या राज्य सरकार के किसी अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 158(2) में कहा गया है। तो 1 और 2 में आप इसे याद रखें। 158 में ही 158(1), 158(2) में ये किया गया। अब राज्यपाल के कार्यभार जो है उसके कार्य और शक्तियों की बात करते हैं। राज्य प्रशासन से संबंधित सभी कार्यवाही एवं निर्णय राज्यपाल के नाम से होते हैं। प्रथम वह मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल क्या करता है, एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाएगा तो उसके बाद अन्य मुख्यमंत्री से परामर्श लेकर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। ठीक है। वह राज्य में महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उसके पद से सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, ना कि राज्यपाल। यहाँ ये समझ लेना आवश्यक हो जाता है कि क्या जिन व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है उन्हें बाद में पद मुक्त भी कर सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जिन व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है उनमें से जैसे महाधिवक्ता को तो वो हटा सकता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग और उसके सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता। आप इसे याद रखें। वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति भी करता है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात करें। विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद प्रथम सत्र व हर वर्ष के प्रथम सत्र का संबोधन राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। विधानसभा के सत्र को आहूत या विघटित करने का काम भी राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। सत्र संचालन की अनुपस्थिति में अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि सत्र संचालित हो रहा है और कोई सदस्य अनुपस्थित है तो उसके खिलाफ अध्यादेश भी जारी कर सकता है राज्यपाल। विधानमंडल द्वारा पारित साधारण विधेयक पर अनुमति देना या वापस भेजना अथवा राष्ट्रपति को स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखना, यह भी राज्यपाल के कार्यों विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। विधानसभा सदस्य की निहरता के संबंध में चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद यह निर्णय करना भी जो आता है कि कौन सा व्यक्ति चुनाव आयोग से विचार विमर्श करके ये निर्धारित कर सकता है कि विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता रख सकता है या नहीं रख सकता है। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य यानी संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत एक मनोनयन या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 की नियुक्ति करना, जो खासकर कला, साहित्य, समाज व सेवा विज्ञान के क्षेत्र से हैं, उनको नामित करता है। हमने आपको ये पहले बताया। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल के पास राज्य के किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। मृत्युदंड को माफ करने का काम सिर्फ राष्ट्रपति के अंदर में आता है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी की मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, जबकि यह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति होती है। हालांकि राज्यपाल कोर्ट मार्शल, सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त किसी भी व्यक्ति की सजा को कम, माफ या बदल नहीं सकता, लेकिन वह यह आदेशित कर सकता है। ठीक है। यदि कोर्ट मार्शल लगा हुआ है यानी सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत कोई बात हो रही है, सैन्य अदालतों के तहत है, तो उसमें राष्ट्रपति का हस्तक्षेप होता है। जबकि इसके अलावा यदि कोई दंड है, उसमें कमी करने है, उसका निलंबन करना है, या किसी भी व्यक्ति की जो अधिक से अधिक दंड दिया गया है उसमें कमी करना राज्यपाल के हाथ में होता है। लेकिन अगर ये कोर्ट मार्शल मतलब यदि किसी सैन्य अदालत के अंतर्गत ये व्यवस्था आती है तो उसमें राज्यपाल का कोई इन्वॉल्वेंस नहीं होगा। आप इसे याद रखें। ठीक। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 217(1) के तहत वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो तो राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि इस व्यक्ति की नियुक्ति किया जाए। सभी उच्च न्यायालयों में जो नियुक्ति होती है वो मुख्य न्यायाधीश की वो राष्ट्रपति द्वारा ही होता है, लेकिन परामर्श जो देने का काम करता है वो राज्यपाल करता है।
वह राज्य के उच्च न्यायालय के साथ परामर्श कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, पदोन्नति या स्थानांतरण कर सकता है। हाँ, लोअर कोर्ट जो है, जो हमारे जिला न्यायालय हैं, वहाँ के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति और उनके पदोन्नति या कहीं उन्हें ट्रांसफर करने का काम जो है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य न्यायिक आयोग के सदस्य, जैसे जिला न्यायाधीश को छोड़ दिया जाए, की नियुक्ति उच्च न्यायालय व राज्य लोक सेवा आयोग से विचार कर सकता है। ठीक है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की बात करें, वह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्य बजट जिसे हम कहते हैं को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने भी प्रस्तुत करता है। ठीक, उसकी सहमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी राज्यपाल जब तक सहमति नहीं देता तब तक विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। पंचायतों एवं नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की प्रत्येक 5 साल बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। वो 5 साल बाद जो है वित्त आयोग का गठन होता है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद। और जो है वो होता क्यों है? क्योंकि वित्तीय स्थिति की जानकारी रखने के लिए ऐसा किया जाता है। अब हम बात करेंगे, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसे आप याद रखें। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जो राज्य वित्त आयोग है क्या वो संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है? तो वो एक संवैधानिक संस्था, यानी उसका संविधान में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद के तहत। ठीक, राज्यपाल के संवैधानिक विशेषाधिकार की बात करें, संविधान द्वारा जो उसे विशेषाधिकार दिया गया है उसके विषय में बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान में यह सुस्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठता है तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम एवं वैध होता है, अर्थात राज्यपाल का ही यह निर्णय करेगा कि क्या विषय उसके विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है, क्या नहीं आता। राज्यपाल के विवेकाधिकार की कुछ बातें कही गई हैं, जिसमें है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए आरक्षित करना है, ये उसका स्वयं का विवेक होगा। ठीक, राज्यपाल जो राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का काम है उसको भी राज्यपाल करेगा। राज्य के मंत्रिपरिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी भी लेगा कि राज्य की कैसे प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही हैं। अगर नहीं चलती हैं तो उस समय राष्ट्रपति से वो रिकमेंड करेगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। ठीक, उपर्युक्त संवैधानिक विवेकाधिकार के अतिरिक्त राज्यपाल कुछ परिस्थिति जन्य निर्णय भी ले सकता है, जैसे किसी दल को विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। उस समय क्या करेगा, जब मान लीजिए राज्य में चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद, मान लीजिए चुनाव होने के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, जैसे 100 वोटें हैं कुल और 100 वोट में से जो है बहुमत चाहिए 51 वोट चाहिए, लेकिन अगर कोई पार्टी 51 वोट नहीं पाती है तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उस पार्टी के सदस्य को क्या करेगा, मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति कर देगा। ठीक है, यदि कार्यकाल के दौरान किसी मुख्यमंत्री की मौत हो जाती है तो उस समय उसका निश्चित उत्तराधिकारी ना मिल पाए तब राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, एक नए व्यक्ति की नियुक्ति करता है अगर ऐसा आकस्मिक होता है। मंत्रिपरिषद जब अल्पमत में आ जाती है तो राज्यपाल राज्य विधानसभा को विघटित कर सकता है। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत की जो प्रथम राज्यपाल थे, स्वतंत्रता के समय की बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नामकरण होने के पश्चात प्रथम राज्यपाल जो थी वो हारम मस्सीजी पेशेवा मोदी थे। आप याद रखें, इसे बड़ा टिपिकल नेम है। ठीक है, हारम जी पेरोसा मोदी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य कार्यकारी जो थे राज्यपाल विधु भूषण मलिक थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश के प्रथम गवर्नर सर हरकोर्ट यानी स्पेंसर बटलर हुए। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं।
और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? वो है, जो हमने बताया आपको कि वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो गोरखपुर विधानसभा सीट है उससे नामित है, गोरखपुर, ठीक है, सांसद हैं गोरखपुर से। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में राज्यपाल और उनके कार्यकाल कैसे रहे हैं। सबसे पहले महामहिम कहा जाता है, राज्यपाल या राष्ट्रपति को महामहिम कहकर पुकारा जाता है। तो सर हैरी ग्राहम इसके पहले राज्यपाल जो 6/12/1934 में हुए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं हम। स्वतंत्रता के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय स्वतंत्रता के पश्चात श्रीमती सरोजिनी नायडू 1947 में चूंकि देश आजाद हुआ तो उस समय हुई। साथ ही साथ जब संविधान हमारा लागू हुआ 1950 में तो उस समय श्री हारमसजी पेशवा मोदी हुए। और वर्तमान में हमने बात किया कि वर्तमान में जो वर्तमान में जो राज्यपाल है हमारी वह है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। इनका पूरा नाम है श्रीमती आनंदीबेन मतवभाई पटेल, जो पदासीन है 29/7/2019 से अब तक, ठीक है, अब तक अपने पद पर आसीन है। यहाँ पर कब जो है राष्ट्रपति शासन लगा 1952 से अब तक, जब से संविधान लागू हुआ, ठीक। तो पहली बार हुआ था 1968 में, दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस तरीके से आप पूछ करके देख लीजिएगा। 10वीं बार जो हुआ लास्ट में हुआ वो 8 मार्च 2000 से 3 मई 2000 तक विधानसभा निलंबित किया गया था। उस समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया जो 1 माह 25 दिन तक चला था। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के विषय में। मुख्यमंत्री क्या है? भारतीय संविधान में राज्य में प्रत्येक राज्य जितने हैं वहाँ का एक मुख्यमंत्री होगा। ऐसी स्थिति में जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, ठीक वैसे राज्यों में मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्य वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो मुख्यमंत्री में निहित होती है। ठीक केंद्र में जैसे राष्ट्रपति होता है, एक संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां केंद्र में प्रधानमंत्री में स्थित होती हैं। ठीक इसी तरह से राज्यों में राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है, पर उसकी जो वास्तविक शक्तियां हैं वो मुख्यमंत्री में निहित होती हैं। तो चलिए अब बात करेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164A के तहत राज्य का राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। याद रखें, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल करता है। सामान्यतः राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्रकार के दल के नेता को ही मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति करता है, लेकिन यदि किसी दल को यह स्पष्ट बहुमत ना मिला हो तो वो अपने विवेक से भी बड़े दल या दलों के समूह के मुखिया को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। उसे एक नियत तिथि के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करना होता है। जैसे कई बार होता है कि कोई दल बहुमत नहीं प्राप्त करता है तो वो गठबंधन करता है, तो गठबंधन के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसमें कोई एक सहमति बनाता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो यदि वो सबका विश्वास मत हासिल कर लेता है, बहुमत जितना होना है, तो उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है राज्यपाल द्वारा, ठीक है। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति हेतु कुछ शर्तें लिखी हैं, जैसे उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। एक व्यक्ति जो राज्य में विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। वैसे तो अब शर्त क्या है? शर्त ये है कि 6 माह की सीमा के दौरान ही विधानमंडल के किसी भी निर्वाचित सदस्य के रूप में नामित होना है। वैसे किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसे 6 माह के अंदर जो है विधानमंडल जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन रहा है उस विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी होता है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। फिर भी ये संविधान में 5 वर्ष लिखा गया है कि मुख्यमंत्री 5 साल तक रहेगा। हालांकि जब उसे विधानसभा में बहुमत या समर्थन प्राप्त होता है तब वह उसे अपने पद पर बना रहता है, जब तक उसे विश्वास या
बहुमत समर्थन प्राप्त होता है तब तक वो बना रहता है। फिर भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष समझा जाता है कि वो 5 वर्ष तक कोई मुख्यमंत्री रहेगा, लेकिन कभी भी विधानसभा में अल्पमत होने पर या समर्थन खोने पर राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। यदि उसका जो बहुमत है वो कम हो जाता है, जिसे हम अल्पमत कहते हैं, तो वो राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की बात करते हैं तो शासन व्यवस्था को सुनिश्चित आधार पर प्रदान करने के लिए राज्यपाल को परामर्श देना। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि राज्यपाल को परामर्श दे कि शासन व्यवस्था बिल्कुल ठीक चल रही है। दूसरी बात है कि राज्य के कार्यों में प्रशासन संबंधी विधायी विषयों में से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को सूचित करना, ये अनुच्छेद 167 में कहा गया है। दूसरा फिर कह रहा है कि मंत्रियों की नियुक्ति हो तो राज्यपाल से सिफारिश करना। मुख्यमंत्री की, जैसे हमने पहले बताया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। तो वही सिफारिश करेगा कि इन मंत्रियों को जो है इन व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त किया जाए राज्यपाल से। विधानसभा में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करना तथा मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करना, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक। राज्य कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल का परामर्श देना, राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने या उसे स्थगित करने की सलाह देना, साथ ही साथ विधानसभा को विघटित करने की भी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। ठीक है। राज्य मंत्री परिषद की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 163 में ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन का उल्लेख है। इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होगा मुख्यमंत्री होगा। ठीक। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता, अब हम देखते हैं। अनुच्छेद 163 के तहत इसका गठन होता है। राज्य एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री शामिल होंगे। कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं? जिसमें मंत्रिमंडल के, जिसे कैबिनेट स्तर के मंत्री कहते हैं, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे जिसे स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहते हैं, और उप मंत्री होंगे। 3 प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति होती है उस समय। ठीक है। मंत्रिपरिषद में 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रत्येक राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक सदस्यों की संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी जो मंत्री पूरे मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी उसमें जो मंत्रियों की संख्या होगी, जो मंत्रिपरिषद होंगे तीनों, चाहे वो मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री हों या राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हैं, सभी को मिलाकर उनकी संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो कुछ कुल मिला के हमारे जो सीटें हैं विधानसभा की। ठीक। नोट यहाँ दिया गया है, मंत्री के रूप में ऐसा सदस्य जो विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य ना हो, उसे 6 माह के अंदर सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ऐसा यदि नहीं करता है तो उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना होता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद के कार्य क्या हैं? राज्य में व्यवस्था को उत्तम स्वरूप देने और विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करवाना इसका कार्य है। राज्य में सभी प्रकार के प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देना, केंद्र राज्य संबंध को अस्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए उचित मार्ग अपनाना, राज्य का बजट तैयार कराना, उसका क्रियान्वयन करना, राज्य में टैक्स लगाना, टैक्स में कमी या बढ़ोतरी करना, ये सभी जो है मंत्रिपरिषद के कार्य होते हैं। प्रमुख बिंदु की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, हमने पहले चर्चा किया था। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुशीला कृपलानी थे। उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री की बात हमने की थी तो योगी आदित्यनाथ थे, हमने देखा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल कब तक रहे थे, तो हम देखेंगे। चूंकि हम आज़ादी के बाद से ये सारी चीज़ें समझते हैं, तो आज़ादी के बाद से जो है 1950 में, जैसे हमने कहा, गोविंद वल्लभ पंत जो है मुख्यमंत्री के पद पर हुए प्रथम मुख्यमंत्री। लेकिन जो लास्ट में हम बात करेंगे, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो है अभी हमारे 33वें मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। लेकिन आज़ादी के बाद से ये 32वें मुख्यमंत्री, इनका कार्यकाल 2 बार रहा है। जैसे योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल इससे पहले जो हुआ 17 में से 22 तक थे, अब 22 में फिर चुनाव हुआ था जब, तो अब ये वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका की। उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका एक उच्च न्यायालय, एक अधीनस्थ न्यायालय जिसे हम जिला न्यायालय
के नाम से भी जानते हैं, जिला न्यायालय। ठीक है। उच्च न्यायालय क्या है? अनुच्छेद 214 के अंतर्गत ये उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगी। ये बात कही गई है अनुच्छेद 214 में कि प्रत्येक राज्य के लिए अपना एक उच्च न्यायालय होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की भी स्थापना कर सकता है। इसीलिए वर्तमान में जो हमारे कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। जबकि अगर बात करें राज्यों की, तो राज्यों में हम देखते हैं कि हमारे पास 28 राज्य हैं और उसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो है 25 उच्च न्यायालय है और एक सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का चौथा सबसे पुराना 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी, कलकत्ता में, मुंबई और मद्रास में। उसके बाद बात करेंगे इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1866 में हुई। 1866 में यानी 4 वर्ष बाद जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे प्राचीन जो उच्च न्यायालय हैं वो कौन से हैं? सबसे पुराने न्यायालय कौन से हैं उच्च न्यायालय? तो कलकत्ता है, मुंबई है और मद्रास उच्च न्यायालय सबसे पुराने हैं। उसके बाद 4 साल बाद जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन होता है 1866 में, ठीक है। उच्च न्यायालय का संगठन, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा उसके अन्य न्यायाधीश होते हैं, जितने राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार निर्धारित करता है। यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, अन्य न्यायाधीश कितने होंगे इसके निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में जस्टिस राजेश बिंदल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यभार सौंपा गया है। इस समय राजेश बिंदल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु कौन सी योग्यताएं होती हैं? तो वह भारत का नागरिक होगा। पहला, वह राज्य के उच्च न्यायालय या न्यायाधीशों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो अथवा भारत में न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का उसे अनुभव हो। ये शर्तें हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निर्धारित किया गया है। अब बात करेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहित सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप इसे याद रखें। ठीक। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। जी हाँ, पहले क्या करेगा? जो मुख्य न्यायाधीश है भारत का मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को वहाँ का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा, जिसकी रिकमेंडेशन जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और वहाँ का राज्यपाल जो इसको कहेगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यायाधीशों का कार्यकाल। भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 4 प्रावधान इसके लिए दिए गए हैं। पहला, न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक बने रहेंगे, यानी उनकी आयु 62 वर्ष तक रहेगी। फिर उन्होंने कहा वह राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र भी भेज सकता है। 62 वर्ष की आयु से पहले भी वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर, ठीक है, अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। फिर इसके बाद है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। पद से हटाने के लिए 2 आधार उसे निर्धारित किए गए हैं। एक तो कदाचार है, यदि उसका कदाचार साबित हो जाए कि वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, या अक्षमता, यानी जो संवैधानिक नीतियां हैं वो उसमें लागू करने में या उस पर निर्णय लेने में अक्षमता है उसमें, यानी सक्षम नहीं है, तो भी उसे पद से हटाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत होने पर या अन्य न्यायालय में स्थानांतरण होने पर वह अपना पद छोड़ सकता है। यह भी एक रीजन है जब वो उसे पद से इस्तीफा दे सकता है। उच्च न्यायालय या न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां क्या क्या हैं? वर्तमान में उच्च न्यायालय को निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र या शक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रारंभिक क्या है? प्रारंभिक अधिकारिता वाला क्षेत्र। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय किसी भी विषय या मामले की सुनवाई बिना अपील के कर सकता है, जैसे नागरिक के मूल्य अधिकारों में परिवर्तन के संबंध में, या राजस्व मामले में, राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम द्वारा, या आदेश के संबंध में संविधान की व्याख्या संबंधी। ठीक,
या न्यायालय की अवमानना होने पर, अधिकारिता का मामला हो या संसद सदस्यों या राज्य विधानमंडल के सदस्यों से निर्वाचित संबंधी विवाद हैं, इन पर वो सुनवाई कर सकता है। ये प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। दूसरा है न्यायाधीश यानी रिट क्षेत्राधिकार, उसका है जो पूछा जाता है अनुच्छेद 226 में, जिसका उल्लेख है। और ये पूछा जाता है किस अनुच्छेद के तहत जो है उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत या सार्वजनिक मौलिक अधिकारों के संरक्षणकर्ता के रूप में भी कार्य करता है तथा 5 प्रकार के रिटें जारी कर सकता है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में जो उच्च न्यायालय हैं वो भी 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेक्षण है, प्रतिषेध है और अधिकार प्रच्छन लेखा। जो ये 5 प्रकार के रिट हैं ये जारी कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है। ठीक है, नोट देखिए यहाँ क्या लिखा गया है। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से ज़्यादा विस्तार है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी कर सकता है, जबकि किसी अन्य प्रयोजन में नहीं। जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ अन्य प्रयोजनों के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि ये क्वेश्चन आता है कि क्या उच्चतम न्यायालय यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, उससे ज़्यादा जो है अधिकार है, उससे ज़्यादा पावर है रिट जारी करने की जो हमारे हाई कोर्ट हैं? तो बिल्कुल सही है, इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, क्योंकि वो केवल जो है मूल अधिकारों के मामले में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि यहाँ उसके मूल अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ अन्य प्रयोजनों पर भी रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को होता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी इसे प्रदान है। उच्च न्यायालय किसी भी अधिनियम या कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, भले ही यह अधिनियम या आदेश राज्य विधानमंडल द्वारा दिया गया हो, केंद्र सरकार द्वारा दिया गया हो। यदि इस अधिनियम या आदेश द्वारा संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो उच्च न्यायालय इसे असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकता है। इसके लिए निम्नलिखित आधार निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से आधार हैं हम देखते हैं। यदि ये अधिनियम संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हो, पहला तो ये है कि यदि वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हो तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा यह है संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो, यानी संविधान में जिनका उल्लेख है यदि उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो भी वो अधिकार शून्य माने जाएंगे। कार्य क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र से बाहर के प्राधिकरण का द्वारा अधिसूचित नियम, यानी जो क्षेत्राधिकार है, कार्य क्षेत्र है, जो यदि संविधान के अकॉर्डिंग कोई कार्य नहीं हो रहा है तो भी उससे शून्य माना जाएगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार इसके मूल न्यायिक क्षेत्र से ज़्यादा विस्तृत होता है। उच्च न्यायालय में राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई होती है। उच्चतम न्यायालय का अपील क्षेत्राधिकार दीवानी और फौजदारी आपराधिक मामले तक होता है। पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में सभी न्यायालयों या सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखता है, किंतु उससे यह अधिकार सैन्य न्यायालयों और अभिकरणों के संबंध में प्राप्त नहीं है। यानी जो सैन्य न्यायालय है उसमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बाकी जो लोअर कोर्ट हैं जैसे जिला न्यायालय हो गया उस पे जो है अपनी नज़र रख सकता है। अब बात करें अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण कैसे करता है, तो उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च होता है और निम्नलिखित रूप से अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। कैसे कैसे रखता है आइए देखते हैं। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पदोन्नति से संबंधित राज्यपाल से सलाह देता है, ये राज्यपाल को सलाह देता है उच्च न्यायालय। फिर उच्च न्यायाधीशों जो जिला न्यायाधीशों के अलावा राज्य के न्यायिक सेवा से के अन्य सदस्यों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि को देखता है। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले को वापस ले सकता है यदि उसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं के साथ संविधान की व्याख्या की आवश्यकता हो। इस संदर्भ में उच्च न्यायालय या तो स्वयं इस मामले को निपटा देता है या खुद के निर्णय के साथ संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को पुनः लौटा देता है। पहले ठीक, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश या कानून को मानना संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकार यानी न्यायिक क्षेत्र में आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अनिवार्य या बाध्यकारी नियम
बनाता है। अभिलेखीय न्यायालय के रूप में भी उच्च न्यायालय कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत यह कहा गया है कि राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय के रूप में माना जा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले कार्यवाही व कार्य के साक्ष्य के रूप में माना जाता है, यानी जो निर्णय दिया जाएगा वो साक्ष्य के रूप में रखा जाएगा और उसका एक महत्व होगा तथा ये साक्ष्य राज्य के सभी अन्य न्यायालयों द्वारा माने जाते हैं। उच्च न्यायालयों को न्यायालय के अवमानना पर किसी व्यक्ति को कारावास या आर्थिक दंड, दोनों प्रकार के दंड हो सकते हैं। या तो दोनों हो सकता है, या कारावास हो सकता है, या उसे आर्थिक दंड दिया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय का कोई अवमानना करता है तो उसके न्याय का। अब अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक सेवा की बात करते हैं। अधीनस्थ न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायिक सेवा दो भागों में विभक्त है, जैसे उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा। उत्तर प्रदेश नागरिक न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल जज यानी जूनियर न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज, वरिष्ठ डिविजनल या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायिक सेवाओं में सिविल और सत्र न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले में हैं और 75 जिलों का एक न्यायालय है, अपना अपना अलग अलग न्यायालय है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिला न्यायालय हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के तहत न्याय पंचायत भी स्थापित की गई है। नागरिक पक्ष पर वे कुछ मामलों में सुनवाई भी कर सकती हैं, परंतु आईपीसी और अन्य कानूनों के तहत उन्हें जेल की सजा देने का अधिकार नहीं होता। ठीक है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत उत्तर प्रदेश के कुटुंब न्यायालय स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में दंड न्यायालय के अंतर्गत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिसे महानगर कहते हैं हम, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके अंतर्गत आते हैं। राजस्व से संबंधित मामले में राजस्व बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड जिसे हम कहते हैं, शीर्ष न्यायालय की भूमिका निभाता है। तो याद रखें आप इसे। राज्य से संबंधित मामले की सुनवाई विभिन्न स्तरों पर आयुक्त, कलेक्टर या सहायक कलेक्टर द्वारा दी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें हम कि ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रहे हैं। आपको कैसे लग रहा है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे की चर्चा हम करेंगे। अब लोक सेवा ट्रिब्यूनल जो अदालतें हैं, सरकारी कर्मचारी या सेवा मामले की संख्या लगातार बढ़ने से ऐसे मामले में राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों या राज्य निगमों और कंपनियों के समय एवं धन की बर्बादी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायिक अधिकरण की स्थापना 1975 में कर्मचारियों को तेजी से और सस्ता न्याय दिलाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। लोक सेवा ट्रिब्यूनल कोर्ट की स्थापना की गई है। ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, यानी जिसे जो पेपर अभी हमारा होने वाला है यूपीएससी का, यूपीपीएससी, अब उसके आयोग की बात करते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत पहली बार प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग का गठन के लिए प्रावधान किया गया। इसी अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखें। राज्य में प्रत्येक विभिन्न सेवाओं में उम्मीदवारों की भर्ती के मुख्य उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में कर्मचारी आयोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियमन 1976 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। ठीक है। आयोग के पहले अध्यक्ष सर डीएल ड्रेल ब्रोकमैन थे। उन्होंने 3 अप्रैल 1937 को इलाहाबाद में कार्यभार संभाला था, जो 1 अप्रैल 1942 तक पद पर रहे थे। शुरुआत में आयोग के एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हुए थे। सदस्यों के रूप में राय बहादुर मानसिंह और खान बहादुर सैयद अब्बू मोहम्मद ने अब 20 अप्रैल 1937 को पदभार संभाला था। ये तो बात थी उस समय की। अब बात करेंगे वर्तमान में। कार्यकाल की बात करेंगे। कार्यकाल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या राज्य सेवाओं से नियुक्ति परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है, जिसमें ये परीक्षा भी होगी। कार्मिक प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों और राज्य सरकार को सलाह देता है, परंतु यह सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता। यानी जो इसके कर्मचारी होते हैं, यदि राज्य सरकार को किसी भी तरह से सलाह देते हैं तो सरकार ये मानने के लिए बाध्य नहीं होती। ठीक।
लोकायुक्त की बात करते हैं। 1975 में प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश लोकायुक्त विधेयक 1975 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत अनुमति प्रदान की गई थी, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया था। ठीक, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य विधानसभा के में विपक्ष के नेता के परामर्श के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसका कार्यकाल सभी राज्यों में समान नहीं है। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक होता है, जो पहले हो जाए वो निर्धारित होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया था, परंतु 2012 में एक अध्यादेश द्वारा इसे बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में न केवल विधानसभा के सदस्य, मंत्रीगण, शासन के समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण आते हैं, बल्कि स्थानीय निकायों, निगम परिषदों के अध्यक्ष व कर्मचारीगण भी इसके अंतर्गत आते हैं, लोकायुक्त जांच के अंतर्गत। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सचिवालय और कर्मचारी के न्यायालय, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार के किसी प्रभाग, ग्राम सभा के प्रधान आदि को इससे बाहर रखा गया है। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखें कौन कौन उसके अंतर्गत आते हैं और कौन नहीं आते हैं। तो हमने बताया कि अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त तो उनके कार्यकाल की, जैसे हमने चर्चा किया। तो वर्तमान में जो है इसके जो लोकायुक्त हैं न्यायमूर्ति संजय मिश्रा 31 जनवरी 2016 से अब तक ये हैं न्यायमूर्ति संजय सिंह। अब हम बात करेंगे राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है। आप याद रखें, एक स्वतंत्र निकाय है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को इसका गठन किया गया। आयोग का मुख्यालय क्या है? लखनऊ में स्थित है, जिसे हम आरटीआई कहते हैं। ठीक है, आरटीआई का आयोग का मुख्यालय जो उत्तर प्रदेश का है वो लखनऊ में है। अधिनियम के तहत आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त की भी नियुक्ति हो सकती है। राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री से बनी समिति, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, की सिफारिश पर राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। यानी राज्यपाल द्वारा ही इसकी नियुक्ति होती है, लेकिन सिफारिश कौन करता है? मुख्यमंत्री और विपक्ष के जो नेता होते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति M.A. खान थे। वर्तमान में श्री भावेश सिंह हैं। इसके वर्तमान में सूचना आयोग यानी आरटीआई के जो मुखिया हैं, मुख्य सूचना आयुक्त हैं जिसे हम कहते हैं, वो हैं श्री भावेश कुमार सिंह जी। अब राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं। राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो बालकृष्ण नारायण जी हैं, न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण है। राज्य महिला आयोग की बात करते हैं। प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निदान विकास करने के लिए सरकार को सलाह देने एवं उसके सशक्तिकरण हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु इसका जो है 2002 में महिला आयोग का एक गठन किया गया था। ठीक है, वर्ष 2004 में आयोग के क्रियाकलापों को कानूनी आधार प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 अस्तित्व में आया। तत्पश्चात जून 2007 से अधिनियम को कुछ संशोधन कर इस आयोग का पुनर्गठन भी किया गया। पुनः 26 अप्रैल 2013 को अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर आयोग का पुनर्गठन भी किया गया। वर्तमान में बात करें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं श्रीमती विमला वाथम जी हैं, वर्तमान में इसकी अध्यक्ष। ठीक है, अब हम बात करेंगे राज्य के प्रशासन की। तो सचिवालय प्रदेश स्तर का सर्वोच्च
कार्यालय होता है, सर्वोच्च कार्यालय होता है। कार्य की सुविधा और शीघ्र निष्पादन के लिए यह विभिन्न शाखाओं में विभाजित होता है, जिसमें एक या एक से अधिक विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग एक या अधिक अनुभागों में विभाजित होते हैं। अनुभाग ही इस संगठन की मूल इकाई होती है। मुख्य सचिव संपूर्ण सचिवालय के कार्य को नियंत्रित करता है। वह सचिवालय संगठन का मुखिया होता है। सचिवालय के विभिन्न विभाग प्रमुख सचिव के संपूर्ण प्रभार के अंतर्गत कार्य करते हैं। अनुभागों की प्रभावी अनुभाग अधिकारी होते हैं, जो राजपत्रित स्तर के अधिकारी होते हैं। ठीक है, यानी बी ग्रुप के से अधिकारी होते हैं। अनुभागों में एकाधिक समीक्षा अधिकारी, एक से अधिक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक व अनुसेवक कार्यरत होते हैं इसके विभाग में। गृह विभाग की बात करेंगे, यानी होम मिनिस्ट्री की बात करेंगे। गृह विभाग शासन का एक अंग है, जिसके प्रभारी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। विभागीय सचिव प्रमुख सचिव हैं, जिसके अधीन 4 सचिव, विशेष सचिव, अन्य अधिकारियों द्वारा कार्य किया जाता है। गृह एवं गोपन विभाग मुख्य रूप से प्रदेश की शांति एवं कानून व्यवस्था के प्रवर्तन तथा पुलिस के क्रियाकलाप से संबंधित नीति विषयक निर्णय कराने एवं बजट तैयार कर विधायिका के अनुदेशन के पश्चात धनराशि अमुक्त करने या CID को प्रकरण संदर्भित करने या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन का निर्णय कर लेने या सशस्त्र लाइसेंस की सीमा विस्तार करने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त मामलों का अनुश्रवण करने या राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित कार्यों का संपादन करने या विधानसभा से पूछे गए प्रश्नों की बात हुई तो ये सब चीज़ें सुनिश्चित करता है। अब हम बात करेंगे जिला प्रशासन की, जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर इस पर नज़र रखता है। उत्तर प्रदेश में उससे जिले मजिस्ट्रेट या DM भी कहा जाता है। वह या तो एक IAS अधिकारी होता है या PCS अधिकारी, जो प्रांतीय सिविल सेवा UPPSC में कार्यकाल के आधार पर IAS अधिकारी के रूप में पदोन्नति प्राप्त करता है। ठीक है, सरकार द्वारा एक जिला पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया जा सकता है। जिला पुलिस अधीक्षक को SP के रूप में जाना जाता है। 1861 में पुलिस अधिनियम के अनुसार पुलिस अधीक्षक राज्य पुलिस में जिला पुलिस संगठन का नेतृत्व करता है। यह एक सब डिविजनल पुलिस हर उप विभाजन के अधीन होता है। उप विभाजन पुलिस का नेतृत्व सहायक पुलिस अधीक्षक करता है, जिसे DSP बोलते हैं। ठीक है, पुलिस उपायुक्त के पद पर पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करता है। अब हम बात करेंगे राज्य पंचायती राज व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर है, जैसे जिला पंचायत जिसे शीर्ष स्तर पर मानते हैं, क्षेत्र पंचायत जो मध्यम स्तर पर होती है और सबसे होती है छोटी, ग्राम पंचायत जो सबसे निचले स्तर पर होती है। ठीक, अब हम एक एक करके देखेंगे। जिला पंचायत, सबसे पहले जिला पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था में यह सबसे शीर्ष स्तर पर आता है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन सदस्यों द्वारा उसके सदस्य से किया जाता है। जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायत राज अधिकारी जिला पंचायत का सचिव होता है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत में 6 समितियां बनाई गई हैं, जैसे स्वास्थ्य कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति, प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति व निर्माण कार्य समिति बनाया गया है। ठीक है, जिला पंचायत का प्रमुख कार्य संपूर्ण जिले के लिए योजना बनाना एवं उसका समन्वय करना होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिला पंचायतें हैं, जो कि 75 जिले हैं, तो सभी जिलों में एक जिला पंचायत की स्थापना हुई है। अब हम बात करेंगे क्षेत्र पंचायत की। क्षेत्र पंचायत पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्यम स्तरीय या द्वितीय स्तर के जो पंचायत होते हैं उन्हें हम क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत रखते हैं। यह ग्राम पंचायत व जिला पंचायत के मध्य की एक कड़ी होती है। यह एक निगमित निकाय होती है। इसकी रचना निम्नलिखित रूप में होती है। क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, खंड में ग्राम पंचायतों के समस्त प्रधान, निर्वाचित सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं वो, व लोकसभा
के क्षेत्र लोकसभा के सदस्य व राज्य के विधानसभा के सदस्य जो उन निर्वाचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्णतः या भागतः खंड समाहित होते हैं। राज्यसभा के सदस्य या राज्य के विधान परिषद के सदस्य जो खंड के भीतर निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत होते हैं, तो ये इसमें शामिल होते हैं जो इसका चुनाव होता है। इसका सचिव खंड विकास अधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम BDO होता है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें भी जिला पंचायत की तरह 6 समितियां बनाई गई हैं, जिसकी चर्चा भी हमने ऊपर की है। अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायत, जो सबसे निचले स्तर की जो हमारी व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर की यह व्यवस्था है। ठीक, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा के वयस्क मताधिकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायतों के सदस्य प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में 2 आम बैठकें होती हैं। ठीक, ग्राम सभा से तात्पर्य ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोगों की सभा से है। किसी भी ग्राम सभा की प्रथम बैठक उसके गठन के 30 दिन के अंदर होना अनिवार्य होता है। ठीक, कार्य संपादन के लिए सामान्यतः प्रत्येक माह एक ग्राम पंचायत की बैठक होनी चाहिए और 2 बैठकों के बीच 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होनी चाहिए प्रत्येक बैठक के बीच में। किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए 15 दिन पूर्व सूचना देना ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, सूचना देकर ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाती है कि आपको जो है पद से हटाया जा रहा है, यानी ग्राम प्रधान के पद से हटाया जा रहा है। ग्राम प्रधान को हटाने हेतु बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक है, जिसमें ग्राम सभा में कम से कम 1/3 सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है यदि इस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देते हैं। ठीक है, बैठक में ग्राम सभा को हटाने संबंधी प्रस्ताव यदि पास नहीं हो पाता तो ऐसा दूसरा प्रस्ताव इस बैठक के 1 वर्ष के बाद लाया जा सकता है, 1 वर्ष के अंदर नहीं लाया जा सकता है। ये मान लीजिए पहली बार बैठक हुई और उस बैठक में लोगों की जो सहमति बनाई गई, उस सहमति में ये प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित नहीं हुआ, तो उस समय फिर वो प्रधान अपने पद पर बना रहेगा और पुनः उसे हटाने के लिए यदि उसकी जो ग्राम प्रधान सभा है वो चाहती है तो उसे 1 साल बाद पुनः वह प्रस्ताव लाकर, उसे गणपूर्ति प्रस्ताव लाकर उसे जो है पदमुक्त कर सकती है। ठीक, अब हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। 2015 में पंचायत चुनाव में आजमगढ़ जिले में 112 वर्षीय बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया था। ये सबसे बुजुर्ग महिला थी, संभवतः यह प्रदेश की ही नहीं देश की सबसे बुजुर्ग ग्राम प्रधान चुनी गई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या 1/3 होती है। पंचायत के विघटन के पश्चात 6 माह के अंदर नए चुनाव संपन्न किए जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य के रूप में जनता जिन्हें निर्वाचित करती है। पंचायती राज का वर्तमान प्रशासकीय ढांचे की बात करते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज विभाग से संबंधित कार्यों के नियंत्रण, निरीक्षण और निर्देशन और योजनाओं की संरचना एवं उसके अनुश्रवण या कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक एक सशक्त और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था है। निदेशालय स्तर पर निदेशक, पंचायती राज के अधीन अपर निदेशक, मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, संयुक्त निदेशक, जिला पंचायत राज्य अधिकारी, जिला पंचायत राज्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासक अधिकारी और ये समस्त अधिकारी निर्देशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश के सामान्य नियंत्रण में विभागीय कार्यों को संपादन करते हैं। अभी तो हमने बात की, अब हम बात करेंगे नगर निकाय की। नगर निकाय प्रणाली राज्य विधानसभा द्वारा 1962 में उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत हुई। संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम व संयुक्त नगर प्रांत पालिका अधिनियम 1916 द्वारा इसे पारित किया गया।
74वें संविधान संशोधन के पश्चात उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन लागू हुआ। उस समय स्थानीय स्वशासन कानून अधिनियम जो है 1994 में ये बनाया गया, त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई, जिसके तहत नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की स्थापना हुई। ठीक, अब हम बात करेंगे नगर निगम की। नगर निगम क्या है? नगर निगम का प्रमुख जो होता है वो मेयर होता है। सबसे पहले आप ये जान लें कि नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो मेयर होता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नगर के वयस्क जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक, पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्ष तक मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। नगर निगम में एक उप मेयर भी हो सकता है, जो सभासदों द्वारा 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसकी चर्चा करते हैं। एक तो निर्वाचित सभासद होता है, दूसरा मनोनीत राज्य सरकार द्वारा जो होता है, तीसरा पदेन होता है। नगर क्षेत्र में एसपी या एमएलए, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सदस्य द्वारा कोई भी हो सकता है, उसमें से पदेन सभासद हो सकता है। ठीक है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या की बात करें 60 से 110 के बीच होती है, उससे कम या उससे अधिक नहीं हो सकते। निगम का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इसके पूर्व भी राज्य सरकार द्वारा इसका विघटन किया जा सकता है। निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुक्त या एक आईएएस अधिकारी होता है। निगम का बजट निगम के सचिव आयुक्त द्वारा तैयार किया जाता है। नगर पालिका परिषद की बात करते हैं तो अध्यक्ष प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा ये निर्वाचित होता है, उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होता है। नगर पालिका परिषद में जो अध्यक्ष चुना जाता है वो तो प्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होता है, लेकिन जो उपाध्यक्ष चुना जाता है उसका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब हम बात करेंगे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या की बात करें तो 25 से 55 के बीच इनकी सदस्यों की संख्या होती है, जिसमें से मनोनीत सदस्य जो हैं 3 से 5 सदस्य मनोनीत होते हैं। नगर पंचायत की बात करते हैं, इसके अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। उपाध्यक्ष का चुनाव यहाँ भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। याद रखें, निर्वाचन सदस्यों की संख्या 10 से 24 निर्धारित की गई है। मनोनीत सदस्यों की बात करें तो उसमें से 2-3 सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक है, पंचायतों का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है। अब हम बात करेंगे वित्त आयोग, जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) से लेकर 243(y) में आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। किसकी? वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन 1/10/2015 को श्री आनंद मिश्रा व सेवानिवृत्त आईएएस की अध्यक्षता में किया गया था। पंचम राज्य वित्त आयोग के सदस्य एवं सचिव को नियमानुसार नियुक्त किया जाता है, जैसे श्री राकेश चौबे सदस्य, श्री जगदेव सिंह सदस्य, श्री सुश्री वत्सला शिवम सचिव हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं पंचम के जो ये हैं 5वें, यानी जो वित्त आयोग के हमारे अध्यक्ष हैं श्री आनंद मिश्रा, इसके अध्यक्ष हैं। अन्य सदस्य में बात करें तो राकेश चौबे व जगदेव सिंह जी हैं। तो हमने चर्चा की पूरा उत्तर प्रदेश के जो बेसिक क्वेश्चंस जहां से आ सकते हैं, इसके प्रशासनिक ढांचे की बात की, इसके ठीक है। आपको आई होप कि ये वीडियोस समझ में आई होगी, जो बातें हमने बताई। अगर वीडियो में कही हुई बातें आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। दोस्तों, ये वीडियोस आप 1 से 2 बार आप देखें, आपको निश्चित ही ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।